हेलो फ्रेंड, मैं प्रतिमा सांखला आज आपके लिए लेके आई हूँ राजस्थान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो सारे एग्जाम में पूछा जाता है, मुगल राजपूत संबंध। फ्रेंड्स, आज हम मुगल राजपूत संबंध के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि ये शॉर्ट नोट्स हैं, कोई भी लाइन ऐसी नहीं है जो ऐसी नहीं पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम ओरिएंटल नहीं हो। मैं सिर्फ रिवीजन के लिए ये नोट्स लाई हूँ। अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन उस टॉपिक से रिलेटेड मिलेंगे वो इन नोट्स से बाहर नहीं होंगे। 100% श्योर होकर कहती हूँ। अगर आपको भी कोई डाउट हो तो आप कोई भी ओल्ड एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए, किसी भी एग्जाम का, और मैच कीजिए। अगर इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं तो इस टॉपिक के नोट से आपको सारे के सारे मिल जाएंगे, एक भी बाहर नहीं होगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम राजपूत मुगल संबंध। कहते हैं अब हम पढ़ना मुगल राजपूत संबंध। देखिए, मुगल राजपूत संबंध इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। भारत में मुगल वंश का शासन 1526 ईस्वी से प्रारंभ होता है। यानी कि भारत में मुगल वंश का शासन कब स्टार्ट होता है? 1526 ईस्वी से प्रारंभ होता है। कब? जब पानीपत के प्रथम युद्ध में मुगल शासक बाबर ने दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया था। यानी कि पानीपत मुगल वंश का शासन 1526 ईस्वी से प्रारंभ होता है, जब पानीपत के प्रथम युद्ध में मुगल शासक बाबर ने किसको हराया था? दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया था। और भारत में मुगल वंश का शासन 1526 से 1857 ईस्वी तक रहा था। इब्राहिम लोदी के हारने के बाद मुगल वंश की स्थापना होती है 1526 से 1857 तक। इस काल में सभी मुगल शासकों ने राजपूती रियासतों के भिन्न भिन्न प्रकार के संबंध स्थापित किए। बाबर एवं राणा सांगा के मध्य वर्चस्व की लड़ाई थी। अकबर ने सुलह कुल नीति एवं वैवाहिक संबंधों को स्थापित कर राजपूत शासकों के साथ संबंध स्थापित किए। इसके बाद बाबर और राणा सांगा के बीच कैसे संबंध है? 1526 ईस्वी में खुरासान से आया था मुगल आक्रांता बाबर ने भारत पर आक्रमण किया। उस समय दिल्ली पर इब्राहिम लोदी का शासन था, किंतु भारत में मेवाड़ और मारवाड़ प्रबल राज्यों की श्रेणी में आते थे। यानी सशक्त राज्य थे हमारे राजस्थान के मेवाड़ और मारवाड़। बाबर के आक्रमण के समय मेवाड़ पर राणा सांगा का और मारवाड़ पर राव गांगा का अधिकार था। 1526 ईस्वी में बाबर की सहायता के वादे से पीछे हटने के कारण राणा सांगा नाराज हो गए एवं दिल्ली पर अधिकार करने के बाद बाबर ने राणा सांगा पर अधिकार जमाने हेतु आक्रमण किया। इसके बाद होता है बयाना का युद्ध। बयाना का युद्ध 16 फरवरी 1527 ईस्वी में होता है। डेट याद रखनी है कि बयाना का युद्ध 16 फरवरी 1527 को हुआ था। बयाना का युद्ध बाबर एवं राणा सांगा के मध्य लड़ा गया था। यानी कि मुगल शासक बाबर और राणा सांगा के मध्य लड़ा गया था। बाबर की तरफ से इस युद्ध में मेहंदी ख्वाजा सुल्तान मिर्जा ने नेतृत्व किया था। यानी बाबर की तरफ से नेतृत्व करने वाले मेहंदी ख्वाजा सुल्तान मिर्जा थे। इस युद्ध में राणा सांगा ने बाबर की सेना को पूरी तरह से परास्त किया था। यानी बयाना के युद्ध में राणा सांगा ने बाबर की सेना को क्या किया? परास्त किया था। इसके बाद हम पढ़ते हैं खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को हुआ था। कब हुआ था? 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हुआ था रूपावास भरतपुर में नामक स्थान पर राणा सांगा एवं मुगल सम्राट जरीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के मध्य लड़ा गया था। यानी बाबर का पूरा नाम क्या था? जरीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के मध्य लड़ा गया था खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को। खानवा कहाँ पर था? रूपावास भरतपुर नामक स्थान पर। किस किस के मध्य हुआ था? राणा सांगा और बाबर के मध्य लड़ा गया था। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बावरी में, यानी बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? तुजुक ए बावरी में खानवा के युद्ध का प्रमुख कारण पानीपत युद्ध में राणा सांगा का सहयोग न करने की नीति को माना है। यानी कि बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बावरी में ये कहा है कि खानवा का जो युद्ध हुआ था उसका प्रमुख कारण क्या था कि पानीपत का जब इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था तो राणा सांगा ने वादा किया था कि वो इस युद्ध में इसका सहयोग करेगा, लेकिन जब राणा सांगा ने इसका सहयोग नहीं किया तो बाबर ने खानवा पर आक्रमण कर दिया। राणा सांगा ने इस युद्ध से पहले पाती पेरवन राजपूत परंपरा को पुनः जीवित किया। यानी कि राणा सांगा ने इस युद्ध से पहले कौन सी परंपरा थी? पाती पेरवन की परंपरा को पुनर्जीवित किया। पाती पेरवन नामक राजपूत परंपरा के तहत राजस्थान के प्रत्येक सरदार व महाराणा को अपनी ओर से युद्ध में शामिल होने का निमंत्रण देना होता है। समझ में आ गया? यानी कि राणा सांगा ने युद्ध से पहले एक परंपरा होती है राजपूत की जिसका नाम है पाती पेरवन। पाती पेरवन का मतलब होता है कि किसी भी युद्ध से पहले, यानी पेरवन नामक राजपूत परंपरा के तहत राजस्थान के प्रत्येक सरदार व महाराणा को अपनी ओर से युद्ध में शामिल होने का निमंत्रण देना। यानी युद्ध पे जा रहे तो जितने भी राजपूत सरदार होते थे या महाराणा होते थे उनको अपने युद्ध में शामिल करने का निमंत्रण देना पाती पेरवन होता है। इसके बाद मुगल सम्राट बाबर ने इस युद्ध को जिहाद धर्म युद्ध की संज्ञा दी थी और बाबर ने इस युद्ध में गाजी की उपाधि भी धारण कर ली। समझ में आ गया? खानवा के युद्ध को जिहाद धर्म युद्ध की संज्ञा दी। उसके बाद बाबर ने खानवा के युद्ध के बाद कौन सी उपाधि धारण की? गाजी की उपाधि। ये दोनों क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जिहाद धर्म युद्ध की संज्ञा कौन से युद्ध को कहा था? खानवे का युद्ध को। और गाजी की उपाधि बाबर ने कब धारण की थी? खानवा के युद्ध के बाद। कर्नल टॉड के अनुसार खानवा युद्ध में राणा सांगा की सेना में 4 उच्च श्रेणी के राजा और 9 राव और 104
बड़े सरदार सम्मिलित थे। ये भी इंपॉर्टेंट है कि कर्नल टोड ने क्या कहा कि खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सेना में क्या थे, 7 तो उच्च श्रेणी के राजा थे, 9 क्या कौन थे, राव थे, और 108 बड़े सरदार भी सम्मिलित हुए थे। राणा सांगा अंतिम हिंदू राजा थे। राणा सांगा क्या थे, अंतिम हिंदू राजा थे जिनके सेनापतित्व में राजपूत जातियां विदेशियों को भारत से निकालने के लिए शामिल हुई थी। यानी कि राणा सांगा एकमात्र ऐसे हिंदू राजा थे जिन मतलब उनकी राजपूत जातियां विदेशियों को बाहर निकालने के लिए उनके युद्ध में शामिल हुई थी। अब राणा सांगा की तरफ से शामिल सरदार कौन कौन थे, ये भी इंपॉर्टेंट है कि राणा सांगा की तरफ से युद्ध में शामिल सरदार कौन कौन थे। अफगान सुल्तान मोहम्मद लोदी थे, मेव शासक हसन खां मेवाती भी थे, मारवाड़ के राव गंगा के पुत्र मालदेव थे, बीकानेर से कल्याणमल, आमेर से पृथ्वीराज कच्छावा, ईडर का भारमल, सिरोज का अखीराज, डूंगरपुर का रावल उदय सिंह, चंदेरी का मेदिनी राय और सलम्बर का राव रतन सिंह, विरमदेव मेड़तिया, मेड़ता का रायमल राठौड़, बागड़ का उदय सिंह, रायसेन का सहलदी तंवर और नागौर का खानजादा आदि। यानी कि राणा सांगा का साथ देने के लिए राजपूत सरदारों के अलावा विदेशी शासक भी थे जो राणा सांगा के साथ शामिल हुए थे। और जैसे कि पहला विदेशी अफगान सुल्तान थे मोहम्मद लोदी, और मेव शासक कौन थे, हसन खां मेवाती, और हमारे राजपूत राज्य के मारवाड़ के राव गंगा के पुत्र मालदेव से भी शामिल हुए थे खानवा के युद्ध में। बीकानेर के कल्याणमल, आमेर के पृथ्वीराज कच्छावा, ईडर का भारमल, सिरोही का अखीराज, डूंगरपुर का रावल उदय सिंह, चंदेरी का मेदिनी राय, सलुम्बर का राव रतन सिंह और विरमदेव मेड़तिया शामिल थे। मेड़ता का रायमल राठौड़ था, बांगड़ का उदय सिंह, रायसेन का सहलदी तंवर था और नागौर का खानजादा आदि शासक इसमें शामिल हुए थे। इस युद्ध के दौरान राणा सांगा के सिर पर क्या लग गया, एक तीर लगा जिससे वे मूर्छित हो गए। तब झाला अज्जा ने सांगा को सांगा के राज चिन्ह धारण करवा कर रण क्षेत्र में हाथी के ओहदे पर बिठा कर नेतृत्व सौंपा। झाला अज्जा ने युद्ध संचालन के दौरान अपने प्राण त्याग दिए। यानी समझ में आ गया, खानवा के युद्ध के दौरान क्या हुआ था, राणा सांगा के सिर पर एक तीर लग गया था जिससे वे क्या हो गए, मूर्छित यानी बेहोश हो गए। तब उनके सेनापति थे झाला अज्जा को सांगा के राज चिन्ह धारण करवा कर रण क्षेत्र में हाथी के ओहदे पर बिठाया गया और उनको नेतृत्व सौंपा गया। झाला अज्जा ने युद्ध संचालन के दौरान भी अपने प्राण त्याग दे। यानी इंपॉर्टेंट ये पूछा जाता है कि मूर्छित होने पर किसे राज चिन्ह धारण करवा कर रण क्षेत्र में राजा का ओहदा दिया गया, झाला अज्जा को दिया गया था। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं कि इस युद्ध मुगल शासक बाबर ने युद्ध की नई व्यूह रचना तुलगुमा पद्धति अपनाई थी। ये भी इंपॉर्टेंट है कि बाबर ने कौन से युद्ध में अपनी नई व्यूह रचना अपनाई थी, तुलगुमा पद्धति अपनाई थी बाबर ने खानवा के युद्ध में। इस युद्ध में बाबर की विजय हुई और इस विजय से भारतवर्ष में मुगल राज्य का स्थायी शासन हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से युद्ध के बाद भारत में मुगलों का शासन स्थापित हो गया, खानवा के युद्ध के बाद। और खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था और इस युद्ध में नई पद्धति अपनाई गई थी, तुलगुमा युद्ध पद्धति। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं कि राणा के पराजय के कारण क्या क्या थे। देखो, बाबर के पास क्या था, तोपखाना होना, बाबर द्वारा युद्ध की न्यू विरचना थी तुलगुमा पद्धति, राजपूत सेना का एक शासक के अधीन न होना, यानी राजपूत सेना का एक शासक के अधीन न होना, यानी राजपूतों के जितने भी शासक थे वो अपनी अपनी सेना लेकर एक अधीन यानी एक साथ नहीं थे, अलग अलग लड़ रहे थे। रायसेन के सहलदी तंवर खानजादा नागौर के युद्ध के अंतिम दौर में बाबर से मिल जाना, कर्नल टोड एवं वीर विनोद के अनुसार ये बताए गए। रायसेन के जो सहलदी तंवर थे और खानजादा जो नागौर के थे वो युद्ध के अंतिम दौर में किससे मिल गए, बाबर से मिल गए। ये कर्नल टोड ने भी कहा और वीर विनोद के अनुसार भी ये माना गया है। एल्फिस्टन का मानना है यदि राणा सांगा मुसलमानों की पहली घबराहट पर ही आगे बढ़ जाता तो उसकी विजय निश्चित होती। यानी एल्फिस्टन ने क्या कहा है कि राणा सांगा मुसलमानों की पहली घबराहट पर ही आगे बढ़ जाता तो वो जीत सकते थे। इसके बाद होता है कि 30 जनवरी 1528 को कालपी नामक स्थान पर सांगा को विष दे दिया गया जहां उनकी मृत्यु हो गई। ये भी पूछा जाता है कि राणा सांगा की मृत्यु कब हुई थी, 30 जनवरी 1528 को हुई थी। कहां पर हुई थी, कालपी नामक स्थान पर हुई थी। किस कारण उनको जहर दे दिया गया। राणा सांगा का अंतिम संस्कार दौसा जिले में हुआ था। ये भी पूछा जा सकता है कि राणा सांगा का अंतिम संस्कार कहाँ हुआ था, दौसा जिले के बसवा नामक स्थान पर किया गया था। मांडलगढ़ में राणा सांगा की समाधि बनी हुई है। ठीक है, मांडलगढ़ में तो राणा सांगा की समाधि है और इनका अंतिम संस्कार दौसा जिले के बसवा नामक स्थान पर हुआ था और 30 जनवरी 1528 को कालपी नामक स्थान पर सांगा को विष देने से उनकी मृत्यु हो गई थी। अब है हुमायूं और राजपूतों के संबंध। मुगल शासक हुमायूं ने 1530 में जब शासन संभाला, बाबर का पुत्र था हुमायूं, इसने शासन कब संभालना शुरू किया, 1530 में, तो राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा को सीमित रखा। 1534 में गुजरात सुल्तान थे बहादुर शाह के आक्रमण के समय मेवाड़ शासक विक्रमादित्य की माता कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजकर सहायता मांगी, लेकिन हुमायूं ने कोई मदद नहीं की। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि जो
मेवाड़ की महारानी थी कर्मावती ने हुमायूं को राखी बेचकर सहायता मांगी थी। कौन से शासक को राखी बेचकर सहायता मांगी थी? तो हुमायूं को राखी बेचकर सहायता मांगी थी। कब मांगी थी? जब 1534 ईस्वी में गुजरात का शासक कौन? बहादुर शाह ने आक्रमण किया था मेवाड़ पर। तो वहाँ की रानी विक्रमादित्य की पत्नी थी कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजकर सहायता मांगी थी। 1540 ईस्वी में अफगान शासक शेरशाह सूरी कब 1540 ईस्वी में कौन सा शासक अफगान का शासक था? शेरशाह सूरी से परास्त होने के बाद मुगल शासक हुमायूं सिंध की ओर भागा। तब तत्कालीन मारवाड़ शासक मालदेव ने हुमायूं को शेरशाह के विरुद्ध सहायता देने का प्रस्ताव भेजा, परंतु हुमायूं ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। एक वर्ष पश्चात हुमायूं का 1542 में जोगी तीर्थ पर मालदेव द्वारा भेजी गई अश्वियों तथा रसद से स्वागत हुआ। हुमायूं ने मालदेव के संबंध में विशेष जानकारी प्राप्त करने के लिए मीर सम्मत रायमल सोनी अलका खां आदि व्यक्तियों को मालदीव के पास भी भेजा था। यानी 1540 में जब शेरशाह सूरी अफगान का शासक था, उसने मुगल शासक हुमायूं को सिंध की तरफ परास्त करके सिंध की तरफ जब हुमायूं भागा, तब हमारे मारवाड़ के शासक मालदेव ने उनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन हुमायूं ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। और एक वर्ष पश्चात जब हुमायूं का 1542 में जोगी तीर्थ पर मालदेव द्वारा भेजी गई अश्विया और रसद स्वागत किया गया, तब हुमायूं ने मालदेव के बारे में जानने के लिए कुछ व्यक्तियों को भेजा था, जैसे मीर सम्मत रायमल सोनी अलका खां आदि व्यक्तियों को मालदेव के पास भेजा गया था। इसके बाद अकबर और राजपूत संबंध। अकबर एवं राजपूत राज्य। मुगल राजपूत संबंधों का वास्तविक प्रारंभ कब से होता है? अकबर के समय से माना जाता है। इंपॉर्टेंट है कि मुगल और राजपूतों के संबंधों का वास्तविक प्रारंभ कब से माना जाता है? अकबर के समय से माना जाता है। अकबर के काल में राजस्थान में 6 राजपूत रियासतें, यानी जब अकबर शासक बना तो उस समय राजस्थान में कितनी राजपूत रियासतें थी? 6 राजपूत रियासतें थी। अब 6 राजपूत रियासतें कौन कौन सी थी? जैसे कि पहला है मेवाड़। मेवाड़ पर महाराणा उदय सिंह, राणा प्रताप और राणा अमर सिंह शासक थे उस समय। मारवाड़ पर राव चंद्रसेन और मोटा राजा उदय सिंह शासक थे। बूंदी पर राव सुरजन हांडा था और आमेर पर राव भारमल, राव भगवान दास और महाराजा मान सिंह थे। जैसलमेर पर शासक राव हरराय भाटिका था और बीकानेर पर शासक राव कल्याणमल राव राय सिंह का था। इसके बाद अकबर की राजपूत नीति का उद्देश्य अपने दरबार में शक्ति संतुलन की स्थापना करना था। यानी अकबर जो है वो राजपूत नीति क्यों अपना रहा था? उसका मुख्य उद्देश्य है कि दरबार में शक्ति का संतुलन की स्थापना करना तथा राजपूतों के सहयोग से साम्राज्य का विस्तार करना था। अकबर ने राजपूत रियासतों के साथ सुलह-ए-कुल यानी सभी के साथ शांति एवं सुलह की नीति को अपनाया था। इंपॉर्टेंट है, राजपूतों के साथ अकबर ने कौन सी नीति अपनाई? सुलह-ए-कुल, जिसका अर्थ क्या होता है? सभी के साथ शांति एवं सुलह की नीति को अपनाना। अकबर की राजपूत नीति के 3 साधन थे, यानी अकबर ने राजपूतों के साथ जो नीति अपनाई उसके क्या थे? 3 साधन थे। 3 साधन कौन कौन से थे? पहला एक था कि वैवाहिक संबंध बनाना, यानी कि यही नीति थी कि राजपूतों के साथ क्या बनाना? वैवाहिक संबंध। जैसे आमेर, जोधपुर, बीकानेर एवं जैसलमेर रियासतों के साथ उन्होंने वैवाहिक संबंध बनाए। दूसरा था मित्रतापूर्ण संबंध बनाना। मित्रतापूर्ण संबंध किसके साथ बनाया? बूंदी रियासत के साथ क्या बनाया? मित्रतापूर्ण संबंध बनाया। फिर तीसरा था आक्रमण की नीति। अगर कोई उसकी बात नहीं मानता है तो सीधे आक्रमण करके उस पर कब्जा करना। ठीक है, वैवाहिक संबंध तो मेवाड़, आमेर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर के साथ बनाए। मित्रतापूर्ण संबंध बूंदी रियासत के साथ बनाए और आक्रमण की नीति मेवाड़ के साथ उसने अपनाई थी। आमेर पहली रियासत थी। आमेर पहली रियासत कैसे थी? जो अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। यानी आमेर ही पहली रियासत थी जिसने अकबर की क्या स्वीकार कर ली? अधीनता स्वीकार कर ली। आमेर के शासक थे भारमल, जिसको बिहारी मल भी कहते हैं, ने 1562 ईस्वी में अपनी पुत्री हरका बाई का विवाह किससे कर दिया? अकबर से कर दिया। अकबर ने हरका बाई को मरियम उज़्ज़मानी की उपाधि दी और सलीम जहांगीर हरका बाई का ही पुत्र था। आप वापस रिपीट कीजिए कि पहली रियासत कौन सी थी राजस्थान की जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की? वो थी आमेर रियासत। आमेर रियासत ऐसी थी जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की। आमेर का शासक कौन था? भारमल। उसका नाम क्या था? बिहारी मल। उसने 1565 ईस्वी में अपनी पुत्री थी हरका बाई का विवाह अकबर से कर दिया और हरका बाई को अकबर ने कौन सी उपाधि दी थी? मरियम उज़्ज़मानी की उपाधि दी थी और हरका बाई का ही पुत्र था सलीम जहांगीर। ठीक है, इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं कि मेवाड़ एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसने मेवाड़ एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसने अकबर के जीवन काल में मुगलों की अधीनता कभी स्वीकार नहीं की थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऐसी कौन सी रियासत जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? वो रियासत थी मेवाड़, जिसने कभी भी, यानी जब तक अकबर था तब तक उसने कभी भी स्वीकार नहीं की अधीनता। उसके बाद पढ़ते हैं अकबर का चित्तौड़ पर आक्रमण। यानी अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया? राणा उदय सिंह के समय। यानी कि चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया? जब राणा उदय सिंह के समय 1567 ईस्वी में किया, जिसने उदय सिंह के सेना नायक जयमल
व पत्ता की वीरता से प्रभावित होकर अकबर ने इनकी मूर्तियों को आगरा दुर्ग में प्रवेश द्वार पर स्थापित करवाया। इंपॉर्टेंट है कि अकबर का चित्तौड़ पर आक्रमण कब हुआ था? 1567 ईस्वी में हुआ था। और उस समय शासक कौन थे चित्तौड़ के? राणा उदय सिंह थे। उनके सेना नायक कौन थे? जयमल और पत्ता। चित्तौड़ के युद्ध में जयमल और पत्ता की वीरता से प्रभावित होकर अकबर ने चित्तौड़ दुर्ग यानी आगरा दुर्ग के प्रवेश द्वार पर जयमल और पत्ता की मूर्तियां स्थापित करवाई थी। उसके बाद अकबर का रणथंभौर पर आक्रमण। सर्जन हांडा बूंदी के शासक थे। सर्जन हांडा के समय हुआ था 1569 ईस्वी में। यानी कि अकबर आक्रमण रणथंभौर पर आक्रमण कब किया था? 1559। उस समय शासक कौन थे? सर्जन हांडा। अकबर का नागौर दरबार 1570 में लगाया था। अकबर ने नागौर में दरबार कब लगाया? 1570 ईस्वी में। फिर मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला प्रथम बीकानेर का शासक कौन था? राव कल्याणमल था। मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला पहला मारवाड़ का प्रथम शासक मोटा राजा उदय सिंह था। ये दोनों क्वेश्चन फैक्ट में पूछे जाते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला प्रथम बीकानेर शासक कौन था? राव कल्याणमल था। और मारवाड़ का प्रथम शासक कौन था? मोटा राजा उदय सिंह। दोनों याद करना। प्रथम बीकानेर शासक जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर दी थी, राव कल्याणमल, और मारवाड़ का प्रथम शासक मोटा राजा उदय सिंह। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि अकबर ने आमेर शासक भारमल को राजा एवं आमिर उल उमरा की उपाधि प्रदान की थी। ये भी पूछा जा सकता है कि अकबर ने किसको राजा आमिर उल उमरा की उपाधि प्रदान की? शासक भारमल को राजा आमिर उल उमरा की उपाधि प्रदान की थी। आमिर शासक मान सिंह अकबर का प्रथम पंच हजारी हिंदू मनसबदार बना था। ये भी इंपॉर्टेंट है कि आमिर का शासक कौन? मान सिंह क्या बना था? अकबर का प्रथम पंच हजारी हिंदू मनसबदार बना था। इंपॉर्टेंट है कि पंच हजारी हिंदू मनसबदार कौन बना? आमिर का मान सिंह। अकबर ने मान सिंह को फर्जंद यानी पुत्र एवं राजा की उपाधि भी प्रदान की थी। वह काबुल, बंगाल एवं बिहार का गवर्नर भी बना। बीकानेर और अकबर के नवरत्नों में भी शामिल था। एक बार वापस इसे रिवाइज कीजिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में ये पूछा भी गया है कि आमिर का शासक कौन था? मान सिंह प्रथम। वो क्या बना था? प्रथम पंच हजारी हिंदू मनसबदार बना था। अकबर ने मान सिंह को किसकी? फर्जंद यानी पुत्र की उपाधि दी एवं राजा की उपाधि भी प्रदान की थी। फर्जंद की उपाधि प्राप्त करने वाला आमेर का शासक मान सिंह था। इसके बाद उसे काबुल, बंगाल, बिहार का गवर्नर भी बनाया था और अकबर के नवरत्नों में भी मान सिंह शामिल था। अकबर ने सांबर जेल में होने वाली आय से 1% आय प्रतिवर्ष अजमेर दरगाह को देना निश्चय किया। यानी अकबर ने क्या निश्चय किया कि सांभर जेल से जो प्राप्त होती है आय उसका 1% प्रतिवर्ष किसको देगा? अजमेर दरगाह को देगा। जोधपुर का शासक था मोटा राजा उदय सिंह। जोधपुर का शासक का क्या नाम था? मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी पुत्री मानबाई यानी जिसका नाम था मानीबाई यानी कि जोधाबाई जगत गोसाई का विवाह सलीम जहांगीर से किया, जिससे शहजादा खुर्रम शाहजहां पैदा हुआ था। एक बार वापस इसे रिवाइज कीजिए कि जोधपुर के शासक मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री का नाम था मानीबाई, जिसको जोधाबाई के नाम से भी जानते हैं या जगत गोसाई के नाम से भी जानते हैं। इनका विवाह किससे किया? सलीम जहांगीर से किया, जिससे शहजादा खुर्रम यानी शाहजहां पैदा हुआ था। आमेर के राजा भगवंत दास ने अपनी पुत्री मानबाई का विवाह सलीम से किया, जिससे शहजादा खुर्रम का जन्म हुआ था। इसके बाद बीकानेर नरेश थे राय सिंह की पुत्री का संबंध भी जहांगीर से हुआ था। जोधपुर का शासक अजीत सिंह ने अपनी पुत्री इंद्रकुवरी का विवाह 1714 में मुगल शासक फर्रुखसियर से कर दिया। यानी जोधपुर के शासक कौन थे? अजीत सिंह। उनकी पुत्री का नाम था पुत्री इंद्रकुवरी। इसका विवाह 1714 में किससे कर दिया? मुगल शासक फर्रुखसियर से कर दिया। इंद्रकुवरी अंतिम राजपूत राजकुमारी थी जिसका विवाह मुगल शासक के साथ हुआ था। ये वापस रिवाइज कीजिए। जो जोधपुर के शासक अजीत सिंह की पुत्री थी इंद्रकुमारी अंतिम राजकुमारी थी, राजपूत राजकुमारी, जिसका विवाह मुगल शासक के साथ हुआ था। यानी 1714 में ही अंतिम मुगल और राजपूत विवाह हुआ था, यह भी इंद्रकुमारी के साथ। अकबर ने मनसबदारी प्रणाली और टीका प्रथा की भी शुरुआत की थी। यानी अकबर ने एक तो मनसबदारी प्रणाली शुरू की और दूसरी क्या? टीका प्रथा की शुरुआत की थी। सभी राजपूत राज्य अजमेर सूबे के अधीन रखे गए थे। यानी जितने भी राजपूत राज्य थे वो कौन से सूबे के अधीन रखे गए? अजमेर सूबे के अधीन। अकबर ने प्रांतों यानी सूबों का मतलब क्या होता है? प्रांतों एवं सरकारों को जिलों में तथा सरकारों को परगनों यानी तहसीलों में बटा हुआ पाया। यानी अकबर ने प्रांतों को सरकारों तथा सरकारों को परगनों यानी तहसील में बटा हुआ पाया था। मुगलों के समय राजस्थान में परगनों की संख्या कितनी थी? 197 थी। याद रखना है कि मुगलों के समय राजस्थान में परगनों की संख्या कितनी थी? 197 थी। अकबर द्वारा राणा प्रताप को अधीनता प्रस्ताव करने के लिए भेजे गए दूत। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि अकबर ने राणा प्रताप को अपने अधीन करने के लिए दूतों को
किन किन दूतों को भेजा था और इनका क्रम भी पूछा जाता है। 4 दूतों को भेजा था अकबर ने महाराणा प्रताप को अपनी अधीनता स्वीकार कराने के लिए। पहला भेजा था जलाल खां को। जलाल खां को भेजा था नवंबर 1572 में। याद रखिएगा, पहले किसको भेजा था? जलाल खां को भेजा था 1572 में। दूसरा भेजा था कुंवर मान सिंह को जून 1573 में। फिर राजा भगवंत दास को भेजा था सितंबर 1573 में, और फिर टोडरमल को भेजा था 1573 में ही। और JMBT के नाम से आप याद रख सकते हैं। जलाल खां 1572 में, कुंवर मान सिंह को 1573 में, जून 1573 में, राजा भगवंत दास को सितंबर 1573 में और टोडरमल को भी 1573 में भेजा था। इनको तो एक ही साल के अंदर भेजा था, 72 में जलाल खां को भेजा था। इसके बाद देखो, अकबर द्वारा भेजे गए दूतों के सभी प्रयास कैसे रहे? असफल रहे। ये भी इंपॉर्टेंट है कि एक की भी बात महाराणा राणा प्रताप ने नहीं सुनी थी। फिर हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर, मुगल शासक के सेनापति कुंवर मान सिंह एवं महाराणा प्रताप के मध्य 21 जून 1576 को प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? अकबर के सेनापति कौन बने थे उस समय? कुंवर मान सिंह और महाराणा प्रताप के मध्य। कब हुआ था? 21 जून 1576 को लड़ा गया था। प्रताप की सेना के हरावल यानी सबसे आगे का जो भाग था, उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? हकीम खां सूर ने किया था। याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाराणा प्रताप की सेना के हरावल का नेतृत्व कौन कर रहे थे? हकीम खां सूरी कर रहे थे। हरावल का मतलब होता है सेना का सबसे आगे का भाग होता है, वो थे हकीम खां सूर। इस युद्ध में इतिहासकार अल बदायूदी ने भी उपस्थित था। अल बदायूदी ने अपनी पुस्तक मुंतखब उल तवारीख में हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन किया है। अल बदायूदी ने इस युद्ध को गोगुंदा का युद्ध भी कहा है, यानी कि हल्दी घाटी का युद्ध या जब हुआ था 21 जून 1576, उस समय एक लेखक था अल बदायूदी की पुस्तक का नाम था मुंतखब उल तवारीख। उसने हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन किया है और इस युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा। किसने? अल बदायूदी ने हल्दी घाटी का युद्ध को कौन से युद्ध के नाम से जाना? गोगुंदा के युद्ध के नाम से जाना। इसके बाद हम देखते हैं कि अबुल फजल ने इस युद्ध को खमनोर की युद्ध की संज्ञा दी थी, यानी कि अल बदायूदी ने तो इसको कहा गोगुंदा का युद्ध, हल्दी घाटी के युद्ध को। फिर अबुल फजल ने हल्दी घाटी के युद्ध को किस युद्ध की संज्ञा दी? खमनोर के युद्ध की संज्ञा दी थी। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि युद्ध में प्रताप के घायल होने पर उनका स्थान जाला बीदा ने किया था, यानी कि हल्दी घाटी के युद्ध में जब राणा प्रताप क्या हो गए थे? घायल हो गए थे। उस समय उनका स्थान किसने ले लिया था? जाला बीदा ने संभाल लिया था। प्रताप के प्रसिद्ध घोड़े चेतक ने बलीचा गांव में आखिरी सांस ली थी, यानी महाराणा प्रताप का जो प्रसिद्ध घोड़ा था चेतक, उसकी मृत्यु कहाँ हुई थी? बलीचा गांव में हुई थी। ये अनिर्णायक युद्ध था जिसमें मुगलों को काफी नुकसान हुआ, लेकिन अधिकतर इतिहासकार इस युद्ध में राणा प्रताप को पराजित बताते हैं, यानी इसमें कोई हार जीत नहीं हुई थी। ये दोनों सेना को नुकसान हुआ था और दोनों सेनाएं अपना रास्ता छोड़ के चली गई थी, लेकिन कुछ इतिहासकार थे जो राणा प्रताप को पराजित बताते हैं। कर्नल टोल ने हल्दी घाटी को मेवाड़ की थर्मोपल्ली एवं दिवेन के मैदान को मेवाड़ का मैराथन कहा है, यानी कर्नल टोड ने हल्दी घाटी को क्या कहा? मेवाड़ की थर्मोपल्ली और दिवेन के मैदान को मेवाड़ का मैराथन कहा है। बादशाह अकबर ने महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए शाहबाज खां के नेतृत्व में 3 बार शाही सेना भेजी, लेकिन सभी प्रयास विफल रहे। ये भी है कि बादशाह अकबर ने महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए किसके नेतृत्व में सेना भेजी? शाहबाज खां के नेतृत्व में 3 बार शाही सेना भेजी गई, लेकिन तीनों बार वो क्या रहे? विफल रहे। फिर है दिवेर का युद्ध हुआ था अक्टूबर 1582 को। महाराणा प्रताप मुगल सेनापति सुल्तान खां के मध्य लड़ा गया, जिसमें महाराणा प्रताप की क्या हो गई? विजय हो गई। ये भी इंपॉर्टेंट है कि दिवेर का युद्ध कब हुआ था? अक्टूबर 1582 में हुआ था। महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति थे सुल्तान खां के मध्य, जिसमें महाराणा प्रताप की विजय हुई। मेवाड़ के 3 महाराणा शासक उदय सिंह, महाराणा प्रताप और अमर सिंह अकबर के समकालीन थे, यानी कि उस समय ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मेवाड़ के ऐसे 3 शासक कौन थे जो अकबर के समकालीन थे? वो थे उदय सिंह, महाराणा प्रताप और अमर सिंह। 1615 ईस्वी में शहजादा खुर्रम के प्रयासों से मेवाड़ मुगल संधि हुई थी, यानी कि 1615 में शहजादे खुर्रम के प्रयास से मेवाड़ और मुगलों के बीच क्या हुई थी? संधि हुई थी। उस समय मेवाड़ का शासक था अमर सिंह। इस संधि में मेवाड़ की तरफ से राजकुमार कर्ण सिंह मुगल दरबार में उपस्थित हुआ था। ये संधि पहली बार मेवाड़ और मुगलों के बीच हुई थी 1615 में। किसके समय? शहजादा खुर्रम के समय। और मेवाड़ की तरफ शासक कौन थे? अमर सिंह थे उस समय, और अमर सिंह की तरफ से राजकुमार कर्ण सिंह को मुगल दरबार में उपस्थित होना पड़ा। इसके बाद है संधि की शर्तें क्या रखी गई थी कि मेवाड़ का राजा कभी मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होगा, वह शाही सेना में 1000 सवार रखेगा। मेवाड़ के राजा का पुत्र मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होगा। चित्तौड़ दुर्ग की किलेबंदी का निर्माण नहीं करेगा, यानी चित्तौड़ दुर्ग की किलेबंदी का निर्माण नहीं करने की शर्त रखी गई थी। मेवाड़ मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करेगा। आमेर राजा भाव सिंह को जहांगीर ने 4000 मनसब और मिर्जा की उपाधि प्रदान की थी, यानी कि आमेर के जो राजा भाव सिंह थे उनको
जहांगीर ने कौन कितने मनसब की उपाधि प्रदान की? 4000 मनसब एवं मिर्जा की उपाधि प्रदान की थी। मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला मेवाड़ का प्रथम शासक भी पूछा जाता है कि मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला मेवाड़ का प्रथम शासक कौन था? राणा कर्ण सिंह था। इसके बाद औरंगजेब के समय मेवाड़ औरंगजेब के समय मेवाड़ का शासक महाराणा राज सिंह था। यानी जब औरंगजेब क्या बना, शासक बना, उस समय मेवाड़ का शासक महाराणा राज सिंह था। औरंगजेब के साथ निम्न कारणों से संबंध अति कटु हो गए, यानी औरंगजेब और महाराणा राज सिंह के साथ संबंध अच्छे नहीं थे। इसके बाद किशनगढ़ के शासक रूप सिंह की पुत्री थी चारुमती। किशनगढ़ का शासक कौन था? रूप सिंह। उसकी पुत्री थी चारुमती का विवाह, यानी उनके बीच औरंगजेब और राणा राज सिंह के बीच औरंगजेब और राज सिंह के बीच संबंध अच्छे नहीं थे। इसके मुख्य कारण क्या थे? किशनगढ़ की राजकुमारी रूप सिंह की पुत्री चारुमती का विवाह, मारवाड़ शासक अजित सिंह को आश्रय देना, फिर औरंगजेब द्वारा 1679 में लगाए गए जज्जा कर को स्वीकार न करना। औरंगजेब ने 1679 में कौन सा कर लगा दिया था? जज्जा कर, जो राणा राज सिंह को पसंद नहीं था। औरंगजेब द्वारा मूर्तियां तुड़वाना। औरंगजेब का काल राजपूत मुगल सहयोग का अवसान काल था कहलाता है। इसके साथ ही मारवाड़ मुगल संघर्ष 30 वर्षीय युद्ध चला, जिसका नेतृत्व दुर्गादास ने किया। औरंगजेब के काल में सर्वाधिक हिंदू मनसबदार 33% है। ये भी इंपॉर्टेंट है, तीनों फैक्ट है कि औरंगजेब के काल को मुगल राजपूत मुगल सहयोग का अवसान काल भी कहा जाता है। और इसके साथ ही मुगल मारवाड़ जो संघर्ष था वो 30 वर्षों तक चला था। मुगल मारवाड़ संघर्ष कितने वर्षों तक? 30 वर्षों तक चला था, जिसका नेतृत्व किसने किया था? दुर्गादास ने किया था। औरंगजेब के काल में सर्वाधिक हिंदू मनसबदार थे उनके दरबार में 33%। फिर अन्य क्या है? मारवाड़ के शासक राव चंद्रसेन ने कभी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। राव चंद्रसेन को प्रताप का अग्रगामी भी कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि मारवाड़ का ऐसा कौन सा शासक था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? वो था राव चंद्रसेन। और इसको चंद्रसेन को क्या कहा जाता है? प्रताप का अग्रगामी की भी कहा जाता है। 1573 ईस्वी में कठोड़ी की लड़ाई में मुगल सेना का नेतृत्व राय सिंह बीकानेर ने किया था। यानी कि 1573 ईस्वी में कठोड़ी की लड़ाई में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? राय सिंह ने किया था, जो बीकानेर के थे। राव चंद्रसेन प्रथम राजपूत शासक था जिसने अपनी रणनीति में दुर्ग के स्थान पर जंगल और पहाड़ी क्षेत्र को अत्यधिक महत्व दिया था। छत्रपति शिवाजी को पुरंदर की संधि 1665 करने हेतु विवश करने वाला शासक मिर्जा राजा जयसिंह था। ये भी इंपॉर्टेंट है कि छत्रपति शिवाजी को पुरंदर की संधि करने हेतु विवश करने वाला शासक कौन था? मिर्जा राजा जयसिंह था। पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1665 में हुई थी। बीकानेर के शासक राय सिंह ने मुगलों की जीवन पर्यंत सेवा की। अकबर व जहांगीर के समय खानवा के युद्ध में घायल राणा सांगा को बसवा लाया गया। वर्तमान में दौसा जिले में मुगल सम्राटों द्वारा सवाई जय सिंह को कुल 3 बार मालवा का सूबेदार नियुक्त किया गया था। इंपॉर्टेंट है कि सवाई जय सिंह को 3 बार क्या नियुक्त किया गया? मालवा का सूबेदार नियुक्त किया गया। अकबर ने 1570 ईस्वी के नागौर दरबार के बाद जोधपुर दुर्ग किसको सौंप दिया था? राय सिंह को सौंप दिया था। इसके बाद मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु 1707 के समय मारवाड़ का शासक अजित सिंह था। यानी कि जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 में, उस समय मारवाड़ का शासक अजित सिंह था। बीकानेर महाराजा राय सिंह ने मुगल बादशाह अकबर के कहने पर भद्रकाली मंदिर की स्थापना की थी। यानी बीकानेर के महाराजा राय सिंह ने मुगल बादशाह अकबर के कहने पर बीकानेर में किसकी स्थापना? भद्रकाली मंदिर की स्थापना की थी। मुगल शासक बहादुर शाह प्रथम मुअज्जम ने आमेर में मोमिनाबाद रखा। आमेर का राजा विजय सिंह को बनाया गया। सवाई जय सिंह को सवाई की उपाधि किसने दी थी? औरंगजेब ने दी थी। इंपॉर्टेंट है, सवाई जय सिंह को सवाई की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। सम्राट फर्रुखशियर ने 1713 ईस्वी में जयसिंह को मालवा का सूबेदार नियुक्त किया था। यह भी इंपॉर्टेंट है। सम्राट फर्रुखशियर ने 1713 में जयसिंह को मालवा का सूबेदार नियुक्त किया था। आमिर शासक मिर्जा राजा जयसिंह ने 3 मुगल सम्राटों जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब की सेवा में रहा था। यानी आमिर का शासक मिर्जा राजा जयसिंह 3 मुगल सम्राटों की सेवा में रहा था, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। कौन था? मिर्जा राजा जयसिंह। राजा भगवान दास की पुत्री और जहांगीर की बेगम मानबाई सुल्तान निस्सा या सुल्तान मस्ताना को शाह बेगम के नाम से भी जाना जाता है। इतिहास में पहली पुत्र हंता माता के नाम से भी जानी गई है। ये जोधपुर शासक महाराजा जसवंत सिंह, जोधपुर के महाराजा कौन थे? जसवंत सिंह ने दारा शिकोह की तरफ से औरंगजेब के विरुद्ध 1658 ईस्वी में धर्मत के युद्ध में भाग लिया। इस युद्ध में औरंगजेब की विजय हुई थी। 1659 ईस्वी में महाराजा जसवंत सिंह को औरंगजेब ने गुजरात का सूबेदार बना दिया था। फिर है महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा कि आज कुफ्र धर्म विरोध का दरवाजा टूट गया। यानी कि
आज कुफ्र यानी धर्म विरोध का दरवाजा टूट गया। औरंगजेब ने कहा किसके लिए? महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु पर कहा था कि आज कुफ्र यानी धर्म विरोध का दरवाजा टूट गया। महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु 28 नवंबर 1678 ईस्वी में हुई थी को जमरूद अफगानिस्तान में हुई थी। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार राठौड़ों का यूसिलीज वीर दुर्गादास को कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोड ने राठौड़ों का यूलिसीज वीर दुर्गादास को कहा है। दुर्गादास ने अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक बनने के लिए मुगलों से 30 वर्ष युद्ध क्या 1679 से 1707 ईस्वी तक लड़ा था। इंपॉर्टेंट है, वापस रिपीट कीजिए इस चीज़ को कि कर्नल जेम्स टोड के अनुसार राठौड़ों का यूलिसीज वीर दुर्गादास को कहा जाता है। ठीक है, वीर दुर्गादास को किस नाम से जाना जाता है? राठौड़ों का यूलिसीज, क्योंकि इन्होंने दुर्गादास ने अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक बनाने के लिए मुगलों से लगभग 30 वर्ष तक युद्ध किया था, 1679 से 1707 तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद वॉचिंग दिस वीडियो।